नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज जो भारतीय संविधान का सीरीज चल रहा है, उसका ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संविधान में कौन-कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उस मौलिक अधिकार को याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक भी आपके लिए लाया गया है। मौलिक अधिकार से जो भी डायरेक्ट हिट सवाल बनते हैं, उन सारे सवालों को आप इस वीडियो के बाद आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या-क्या चीज आपके लिए रखा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान बनने की प्रक्रिया। एक ओवरव्यू है। सबसे पहले संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय ने 1934 में की। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया गया और भारत शासन अधिनियम के बाद जो है 1946 में जाकर के संविधान सभा की गठन की गई, जिसने की संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की। और संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। लेकिन यह लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। और तब से हम लोग संविधान में दिए गए संवैधानिक प्रावधानों को लागू कर रहे हैं। तो पीछे हम लोगों ने संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है, उसे कवर किया था। जिसमें कि अनुच्छेद 1 इम्पोर्टेंट था, भारत राज्यों का संघ होगा। उसके बाद भाग 2 हम लोगों ने नागरिकता के बारे में पढ़ा। नागरिकता कहाँ से है? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 11 के तहत ही नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसमें कि नागरिकता पाने की 5 विधियों के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप जन्म से भारत की नागरिकता ले सकते हैं, वंश या रक्त संबंध के आधार पर भारत की नागरिकता, साथ ही साथ पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा और देशीयकरण के द्वारा और राज्य क्षेत्र के विस्तार के द्वारा। इन 5 विधियों से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उसमें 3 विधि नागरिकता को खोने के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला परित्याग है, यदि आप त्याग कर देते हैं। पर्यवसान है, अगर आप कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। या तीसरा है वंचित करके, मतलब कि आपने भारत की नागरिकता को अवैध तरीके से प्राप्त किया है, तो आपको सरकार उससे वंचित कर सकती है। तो संघ और राज्य क्षेत्र का वीडियो पहले डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आज में मौलिक अधिकार के बारे में। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मौलिक अधिकार का जो भाग है, इसे हम लोग देख लेंगे कि क्या-क्या चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तथा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था। तो 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट आया था, उसमें मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया था। जो ये मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 तक दिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार पूछे जाए तो 6 हैं, लेकिन जब संविधान बना था उस समय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो एक मौलिक अधिकार क्या हुआ? तो एक मौलिक अधिकार संपत्ति का जो अधिकार है, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया। मतलब इसे मूल अधिकार से हटा करके इसे संपत्ति के अधिकार को क्या है, कानूनी अधिकार में बदल दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के क में जाके सम्मिलित किया गया, जिसे कि हम आगे देखेंगे। अब ये मौलिक अधिकार दिया क्यों गया संविधान में? तो मौलिक अधिकार से क्या है कि ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। मतलब चारों ओर से आपकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक किसी भी प्रकार का जो भी विकास है आपका, उसके लिए यह मौलिक अधिकार आवश्यक है। इसलिए इसे संविधान में समाहित किया गया। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर आपसे सवाल डायरेक्टली पूछे कि संविधान के किस चीज को या संविधान में किस चीज को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ऑप्शन में दे दे नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य, तो सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार। इसे
इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो भाग 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे क्या है कि ये मौलिक अधिकार विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित करते हैं। मतलब कि अब हमें नागरिक होने के नाते ये मौलिक अधिकार मिल गए हैं, तो विधायिका और कार्यपालिका क्या करती है, उनके उनके कार्यों को मर्यादित करती है, लिमिटेड करती है। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि जो भी वो कानून बनाएंगे या कानून का अनुपालन करेंगे, उसमें मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह का हनन हो जाता है तो हम न्यायालय का शरण लेते हैं, जो कि आर्टिकल 32 रिट है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए तो अब देखते हैं मौलिक अधिकार को याद करने का क्या ट्रिक है। तो मौलिक अधिकार को याद करने का ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति और शिक्षा के उपचार हैं। अगर आप इस लाइन को याद कर रहे हैं या फिर से आप सुने, समस्त शोध, जो भी शोध हुए हैं वो क्या है, संस्कृति और शिक्षा के एक तरह से उपचार हैं। मतलब संस्कृति और शिक्षा को ठीक करने के लिए जो है पूरे शोध किए जा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैंने शोध शो किया है, दिखाया है आपको। जैसे कि सम आपको रेड से दिख रहा होगा, स्तः वो दूसरे कलर से दिख रहा है। तो इसमें हर एक शब्द का अपना अपना डिकोड है, उसे हम डिकोड करेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे कि कितनी आसानी से आप पूरे मौलिक अधिकारों को याद कर लेंगे। तो सबसे पहला सम है। सम से हो गया समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। उसके बाद है अस्ता, समस्त का अस्ता, जिसमें कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है सो, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। आगे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। आगे है संस्कृति और शिक्षा, तो ये सीधा सीधा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और लास्ट में उपचार जो है वो है सांवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, जो कि आर्टिकल या अनुच्छेद 32 से 35 तक वर्णित है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग छवों मौलिक अधिकार को याद कर सकते हैं। सिर्फ एक लाइन आपको याद रखना है, समस्त शोध संस्कृति और शिक्षा के उपचार हैं। सम समता, अस्ता स्वतंत्रता, शोषण, और धार्मिक संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, और उपचार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है और यूपीएससी तक में यह सवाल पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अधिकार जो है वो किसके अंतर्गत आता है। तो अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है, जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हम लोगों ने समता का अधिकार देख लिया कि अनुच्छेद 14 से 18 है। तो अब हम 14 से 18 को देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आप आसानी से पूरी तरीके से सवाल को हल कर पाएंगे। चलते हैं आगे। तो ये ट्रिक आपको फिर दिख रहा होगा, बार बार दिखाऊंगा ताकि आप आसानी से याद कर पाए। समस्त सोच संस्कृति और शिक्षा के उपचार है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो इसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता। मतलब जो भी विधि बनाई जाएगी उसमें सभी को समान रखा गया है, सभी के ऊपर समान रूप से वह लागू होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करेगा। सवाल ऐसे भी बने हैं कि अनुच्छेद 15 में कितने प्रकार की चीजों को लिया गया है। तो क्या है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, मतलब 5 चीजों के बारे में इसमें लिया गया है कि धर्म के नाम पर भी विभेद नहीं होगा, मूल वंश के नाम पर नहीं होगा, जाति के नाम पे नहीं होगा, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर भी नहीं होगा। आगे है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब जो भी नियोजन निकलेगा उसमें सभी लोगों को उस अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। कुछ कुछ अपवाद है इसमें, जैसे हम लोग मौलिक अधिकार का जब डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उन सब चीजों में आपको इसके बाईलॉज को मैं बताऊंगा। चलते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का, मतलब
मतलब किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता नहीं की जाएगी। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, मतलब किसी भी प्रकार की उपाधि आपको नहीं दी जाएगी, जैसे पहले दिया जाता था राय ज्यादा, राय बहादुर, इस तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ये हम लोगों ने समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 देखा। चलते हैं हम लोग आगे। आगे फिर मौलिक अधिकार समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। दूसरा स्तर स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। और अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, जिसमें कि दो भागों में इसे बांटा गया है। एक अनुच्छेद के 19 का खंड 1 जो है, उसमें अधिकारों की घोषणा की गई है कि किस प्रकार की आपको वाक और स्वातंत्र की जो है क्या क्या अधिकार हैं आपके पास। और इसी के खंड 2 में क्या है कि किस समय आपका ये अधिकार मर्यादा, उस पर मर्यादा लग जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 19 को के अंतर्गत और भी चीजें हैं, उसे हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 हम देख रहे थे, जिसमें वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। इसमें जो पॉइंट है, सबसे पहले अनुच्छेद 19 का 1, जिसमें कि आपको इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि आपको क्या क्या अधिकार है, और दूसरे में क्या है, उन अधिकारों पर कुछ नियंत्रण के बारे में। तो अनुच्छेद 19 का 1 के ए में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता या सूचना का अधिकार पाने की स्वतंत्रता। बी में क्या है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन आप कर सकते हैं वो शांतिपूर्ण हो और बिना हथियार के साथ हो। सी में कहता है समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें एक चीज जोड़ा गया सहकारी समिति बनाने की, जो कि 97th अमेंडमेंट था, 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में किया गया, उसके द्वारा सहकारी समिति को इसमें जोड़ा गया। तो सवाल यहाँ से जरूर बन सकता है कि सहकारी समिति जो है कब जोड़ा गया, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। आगे है डी में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, मतलब है कि आप पूरे भारत के टेरिटोरियल में कहीं पर भी स्वतंत्र और आबाद रूप से संचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ई में क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। एफ जो था वो खत्म हो गया है, क्योंकि एफ जो है वो संपत्ति के संबंधी अधिकार से जुड़ा हुआ था। तो जब संपत्ति संबंधी अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो अनुच्छेद 19 के 1 का एफ जो है उसे भी यहाँ से हटा दिया गया। अब हम जी पर देखते हैं, जिसमें कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, मतलब कि आप भारत के टेरिटोरियल में कहीं पर भी आप किसी भी प्रकार की वृत्ति, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, लेकिन वो कानूनी होना चाहिए, वो गैर कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने अनुच्छेद 19 में देखा। अब आगे देखेंगे 20 में। तो जो अनुच्छेद 20 है उसमें क्या बताया गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अगर आपके अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि है, उसके संबंध में क्या संरक्षण दिया है, 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। सबसे पहले कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, मतलब कि अगर आप गुनाह अभी कर रहे हैं तो अभी अगर जो उसके संबंध में कानून है उसी के तहत आपको सजा दी जा सकती है। कोई पीछे का कानून बना करके, मतलब पहले का कानून बना करके फिर आपको सजा नहीं होगी। एंड सेकंड वन क्या कहता है, दोहरी क्षति नहीं, मतलब आपको एक गुनाह के लिए एक ही बार सजा होगा, 2 बार सजा नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ तीसरा कहता है स्व अभिशंसन नहीं, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ जो है गवाही नहीं देगा। इसमें भी कोई भी चीजें हैं जो कि बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट है, कि स्व अभिशंसन में क्या है, आपका ब्लड का सैंपल लिया जा सकता है, ठीक है, तो उसमें आप मना नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों का जो बायलॉज है उससे हम लोग डीपली एक एक अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। तब सीधा सीधा आप जानिए कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बताता है, जिसमें कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं बना करके आपको नहीं लिया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 के 1 में है। 2 में दोहरी क्षति से, मतलब एक बार एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। एंड लास्ट वन है स्व अभिशंसन नहीं, मतलब कि आप खुद अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जिसमें कहा गया शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है।
एंड अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 22 बताता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक देखा। अब हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में देखेंगे। तो क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब कि कोई भी मानव का दुर्व्यापार या उससे बलात् श्रम नहीं लेगा, उसके बारे में प्रतिषेध किया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसमें क्या है, किसी भी हैजार्डस जो कारखाने हैं, खतरनाक कारखाने हैं, वहां काम से प्रतिषेध किया गया है। वहीं 14 से 18 तक में भी क्या है, उनको किसी नॉर्मल कारखाने में काम के लिए अनुमति दी गई है, वहां पर भी हैजार्डस से जो है परहेज किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी देखा, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार में हम लोग चले हैं अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। जहां अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब कि आप किसी भी धर्म को अंतःकरण कर सकते हैं, मतलब मान सकते हैं, कोई बाधा इसमें नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जबरदस्ती नहीं करना है, किसी को जबरदस्ती धर्म थोपना नहीं है। आप अंतःकरण कर सकते हैं स्वयं से, और आप उसका आचरण भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। प्रचार का मतलब यह नहीं कि जैसे कि ईसाइयत अंग्रेजों ने फैलाई थी उस तरीके से नहीं। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, जो भी अपने आप उसे आचरण में लेते हैं, अंतःकरण करते हैं तो ठीक, अगर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 26 कहता है कि आप अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। जैसे आप देखते होंगे कहीं रामलीला होता है, तो कहीं पर अजान होता है, तो ये क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। कहीं तजिया निकाला जाता है, तो कहीं पर कैथेड्रल होता है, जो इन सारी चीजों के बारे में है। मतलब कि भारत में आपको धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 27 इसमें क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, कि अगर आप किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कुछ चंदा करते हैं तो वो टैक्सेबल जो है, करों के संदाय, मतलब उस पर कर नहीं लगाया जाएगा, वो कर से छूट होता है। और किसी प्रकार से कर भी जो है लगाया जा सकता है, मतलब किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। जैसे कि हज पर टैक्स लगाया जाता है, तो इस तरह से भी टैक्स लगा करके कुछ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कुछ चीजों को कुछ धार्मिक विशिष्ट धर्म को अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें भी इसमें है अनुच्छेद 27 में। साथ ही साथ अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब कि अगर कहीं पर शिक्षण संस्थान है जो कि धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना दे रहा है, तो वहां पर आप उपस्थित हो सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। चलेंगे आगे हम लोग संस्कृति और शिक्षा के उपचार पर। तो अब हम लोग देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी उपचार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन इस अनुच्छेद में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है। आगे है अनुच्छेद 30, जिसमें शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आप जान रहे होंगे, ठीक है, मदरसाज चलते हैं। तो इन सारे चीजों के बारे में वो यहीं से अनुच्छेद 30 के तहत उनको प्रशासन और स्थापना की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में देखा। अनुच्छेद 31 को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनुच्छेद भी क्या है, वो भी
कानूनी अधिकार बना दिया गया है, क्योंकि उसमें भी संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। तो अब बचा उपचार। उपचार से क्या है? तो उपचार से है सांविधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में अनुच्छेद 32 को स्पेशली लिया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 32 से 35 जो है, ये सारे अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 32 में आता है कि इस भाग का मतलब क्या? मौलिक अधिकार, जो भाग 3 है। तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अधिकार, मतलब कि रिट करने का अधिकार इसमें है। स्पेशली रिट से इसे जाना जाता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, और अगर उसका हनन होता है तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। वैसे अब रिट उच्च न्यायालय में भी जारी किया जाता है, वहां पर भी रिट आप कर सकते हैं, उसके अनुसार होता है। 5 प्रकार के रिट किए जाते हैं। कौन कौन से? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रीट वाले जब हम रीट बनाएंगे स्पेशल, उसमें आपको बताएंगे और बड़ी आसानी से आपको याद रह जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सिंपली एक मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी, किसी को बंद किया गया है, जेल दिया गया है। प्रत्यक्षीकरण मतलब उसे प्रत्यक्ष करिए, सामने लाइए। तो कोई भी व्यक्ति जिसे बंद किया गया है, तो उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए वह कह सकता है, उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने जो है पेश किया जाना चाहिए, अगर वो लीगली उसे आपने अरेस्ट किया है या बंदी बनाया है। उसी प्रकार से उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, आपके बारे में अधिकार पूछा जाएगा, किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, और प्रतिषेध मतलब हम आपको रोकते हैं। तो ये 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 32 के तहत हैं। चलते हैं आगे अनुच्छेद 33 पर। तो जो आगे अनुच्छेद 33 है वो क्या है? अनुच्छेद 33 है इस भाग मतलब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। मतलब कि मौलिक अधिकार जो है वो सशस्त्र बलों पर लागू होंगे या नहीं होंगे, ये संसद के पास शक्ति है। किन किन अधिकारों को उनको मिलेगा, किन किन अधिकारों को उपांतरण कर लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा, तो इन सब चीजों के बारे में संसद को शक्ति है, ये अनुच्छेद 33 बताता है। वहीं अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के बारे में बताता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो, मतलब मार्शल लॉ लागू हो, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, मतलब अगर आपके एरिया में मार्शल लॉ लग जाएगा तो किस प्रकार के अधिकार आप पर लागू होते हैं और किस प्रकार के अधिकार वो खत्म हो जाएंगे, इन सब के बारे में अनुच्छेद 34 बताता है। और वहीं अनुच्छेद 35 जो अंतिम अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का, वो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, मतलब किसी भी प्रकार के कानून बनाने के बारे में बताता है। तो ये हम लोगों ने मौलिक अधिकार के पूरे एक एक अनुच्छेदों को देखा है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से याद भी रख सकते हैं कि समस्त शोध संस्कृति और शिक्षा के उपचार है। तो यहीं पर अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।